हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर दैट इज सेल साइकिल। बेटा इससे पहले हमने सेल चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। उसमें आपने न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, मोनाड, डायाड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अब उसका एक्चुअल इंप्लीमेंट जो है वो हम इस चैप्टर में करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैडम मोनाड क्रोमोसोम क्या है, डायाड क्रोमोसोम क्या है, तो वो सारे अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा सेल साइकिल है क्या, एक सेल डिवीजन का मतलब क्या है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमारी बॉडी सेल को डिवाइड करती है और नई सेल्स बनती हैं, इस पर आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बेटा एक सिंपल सी बात बताइए, जैसे हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, प्लांट्स जो है वो भी मल्टी सेल्यूलर हैं, फंगस जो है वो भी मल्टी सेल्यूलर हैं। हम ये जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है बेटा, हमारा डेवलपमेंट हुआ है एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस से। और उस सिंपल प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि बेटा हम एक जाइगोट थे, हमारी जो पूरी की पूरी सेल जो है, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी जो है उससे हुआ है। और हमारे पूरा का पूरा डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से हुआ है, दैट इज जाइगोट। अब बेटा इस जाइगोट ने धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाया। इट मींस क्या हुआ बेटा, इस जाइगोट में सेल की ग्रोथ हुई, सेल ग्रोथ। बेटा सेल की ग्रोथ होने से ये ओवरऑल जो सेल है इसका साइज लगातार बढ़ता गया, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता गया। लेकिन न्यूक्लियस जो है ये इसको इतना कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि न्यूक्लियस का अमाउंट अभी उतना नहीं बढ़ा था। ओनली सेल की ग्रोथ हुई है, साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट हुआ है। अब क्या होगा बच्चा, यहां पर ये साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट जो हुआ है ये न्यूक्लियस के डेवलपमेंट को इंड्यूस करेगा और अल्टीमेटली होगा क्या, न्यूक्लियस जो है वो इस सेल को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि एक पेरेंट सेल जो है वो दो प्रोजीनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा इस तरीके से हमारी बॉडी में ये एक सेल जो है ये लगातार डिवाइड होती गई और आज के टाइम पर हम ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। इसका मतलब कोई हमसे पूछ ले कि सेल साइकिल की रिक्वायरमेंट क्या है, सेल डिवाइड क्यों करती है, व्हाई सेल डिवाइड, तो आप क्या बताएंगे, फॉर ग्रोथ। बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड करती है। दूसरी खास बात, आपको याद हो हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का मतलब क्या है, बाइनरी फ्यूजन। दैट मींस सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन। इसका मतलब यूनिसेल्यूलर, जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल डिवीजन पर डिपेंड कर रहा है। दैट मींस ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, सेल डिवीजन का पर्पस हो गया। एक सिंगल सेल है, लगातार अपना अमाउंट बढ़ा रही है, अल्टीमेटली वो दो डॉटर सेल में, दो प्रोजीनी सेल में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज टू प्रोजीनी सेल्स, प्रोजीनी सेल्स। अब बेटा ये सेल साइकिल में होता क्या है, एक सेल लिया आपने, अब आप उसके सारे, आपको क्या करना है, उस सेल को दो इक्वल प्रोजीनी सेल में कन्वर्ट करना है। तो आप उसका क्या करेंगे, जितना भी कंपोनेंट है उसको डबल करेंगे। यानी इसमें सबसे पहले क्या होगा, जितना भी कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो डबल हो जाएगा। साथ साथ में उसका जेनेटिक मटेरियल जो है, जीनोम, वो भी डबल होगा। ये सारे के सारे इवेंट्स लगातार सीक्वेंस में चलते रहेंगे और अल्टीमेटली पूरा कंप्लीट सेल जो है वो प्रोजीनी सेल में कन्वर्ट होगा। ये कंप्लीट सीक्वेंस जो है इसे हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। बेटा ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, बेटा जितने भी अदर मटेरियल हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है और इवेंचुअली वो डिवाइड होके क्या कर रहा है, दो प्रोजीनी सेल बना रहा है। अब इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे हर्टविग, उन्होंने अपना एक खुद का फॉर्मूला भी मतलब पूरा बनाया है। आप ध्यान से समझना बच्चे, हम पढ़ते हैं बेटा एक छोटी सी थ्योरी दैट इज कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी, कर्न प्लाज्म थ्योरी। बेटा ये थ्योरी दी किसने है, आप इस थ्योरी को एक नाम से और जान सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्मिक, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं बच्चा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। बेटा इसमें साइंटिस्ट हर्टविग ने क्या बताया, बेटा अकॉर्डिंग टू हर्टविग
सेल डिवाइड क्यों कर रही है, जैसे अभी हमने बात की थी, सेल डिवाइड क्यों कर रही है? हमने बोला था कि मैम देखिए ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस जो है ये इस पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, ये इस पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है। जब तक सेल का साइज छोटा है न्यूक्लियस इजीली उसे कंट्रोल कर पा रहा है। धीरे धीरे सेल ने ग्रोथ करनी स्टार्ट की, सेल की ग्रोथ हुई बेटा, सेल की ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हुई, मींस न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के कंपेयर में उसके रेस्पेक्ट में उतना नहीं बढ़ पाया, ये सेल ने काफी जबरदस्त तरीके साइज बढ़ा लिया। अब अगर क्या करना है, अब अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोल करे उस सेल को, तो हमें इस सेल को क्या करना पड़ेगा, दो इक्वल डॉटर प्रोजीनी सेल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब ये न्यूक्लियस फिर से क्या कर पाएगा, इसको कंट्रोल कर पाएगा। यानी हर्टविग ने एक फॉर्मूला दिया था KI, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसका मतलब था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बेटा Vn किसको डिनोट कर रहा है, Vn डिनोट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को, Vc किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सेल को, Vn वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बेटा अगर मैं सेल के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बचेगा बेटा। इसका मतलब हमने बोला जो KI इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेल का साइटोप्लाज्म जितना ज्यादा है उसका KI इंडेक्स उतना कम है और वो उतनी ही जल्दी डिवाइड करेगा। देखिए बेटा एक सिंपल सा चीज अपन ध्यान से सुनते हैं। ये फॉर्मूला जो है ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला, अगर कोई भी लार्ज सेल है, लार्ज सेल मींस उसने अपना साइटोप्लाज्म अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म उसमें बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका KI इंडेक्स क्या है, कम है। ऐसी कोई भी सेल जिसका KI इंडेक्स कम है मींस न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सेल पर, सेल क्या करेगी, सेल शुड बी डिवाइड। और इसके रिवर्स अगर हम बात करें बेटा, एक स्मॉल साइज है, एक स्मॉल साइज की सेल है बेटा, इसमें वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो काफी कम है, मींस मैडम न्यूक्लियस कंट्रोल कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है। KI इंडेक्स जो है ना वो ज्यादा है, क्या ये सेल डिवाइड करेगी, नहीं करेगी, सेल डू नॉट डिवाइड। तो इन्होंने एक बेसिक तरीका बताया था ये बात पता करने का कि एक्चुअली व्हाट इज द मेन कॉज टू सेल डिवाइड। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल पर, कि अगर सेल डिवाइड कर रही है तो उसके पास में फेजेस क्या क्या होंगे। देखो ध्यान से सुनना, सेल डिवाइड कर रही है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, आप ये कहो कि 4 फेजेस में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करने से पहले उसको प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं, आप नीट का एग्जाम फेस करने वाले, एग्जाम का टाइम क्या है, 3 आवर्स 20 मिनट्स बस, पर क्या वही पूरा का पूरा नीट का एग्जाम है बेटा, उससे पहले आप पूरे 1 साल उसकी प्रिपरेशन करते हो। वो जो आप प्रिपरेशन करते हो ना, उस दिन तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका फाइनल टर्मिनल पार्ट है। हम जो एक दिन एग्जाम दे के आते हैं वो हमारा टर्मिनल पार्ट होता है उस पूरी प्रोसेस का, पूरी प्रोसेस तो पूरे 1 साल चलती है। उसी तरीके से जब सेल को डिवाइड करना है तो सेल पहले प्रिपरेशन करेगी, अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को डबल करेगी, जितने भी ऑर्गनलीज हैं उनको डबल करेगी, डीएनए के अमाउंट को बढ़ाएगी और उसके बाद वो डिवाइड करेगी। यानी हमने सेल साइकिल को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है, हमने सेल साइकिल को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले बेटा मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं एक प्रिपरेशन फेज की, दैट इज इंटरफेज। हम बात कर रहे हैं बेटा एक प्रिपरेशन फेज की, दैट इज इंटरफेज, जिसमें सेल कंप्लीटली क्या कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है। सेकेंड वन जिसे हम एक्चुअल सेल डिवीजन कह रहे हैं, दैट इज एम फेज, दैट इज एम फेज।
डन। बेटा सबसे पहले इंटरफेस के बारे में अगर मैं बात करूं, बेटा ये इंटरफेस जो है ना, इसे हम प्रिपरेशन फेज कह रहे हैं। इसमें सेल जो है अपने सारे कंपोनेंट्स को डबल कर रही है। बेटा कुछ पता है, पहले के जो साइंटिस्ट थे, जो ओल्ड साइंटिस्ट थे, वो क्या मानते थे कि इस फेज के अंदर तो कुछ भी एक्चुअल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, सेल लगातार अमाउंट को डबल करती जा रही है। इट मींस ये तो एक्चुअली रेस्टिंग फेज है। बेटा रेस्टिंग किस पॉइंट से बोला है हमने बोला है कि कोई कंपोनेंट डिवाइड नहीं कर रहा है। डिवाइड के लिए सारी प्रिपरेशन इसी फेज में होगी। यानी कुछ साइंटिस्ट इसको क्या मानते हैं, रेस्टिंग फेज भी मानते हैं, रेस्टिंग फेज भी मानते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, वो एक्चुअल सेल डिवीजन है, उसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। जो हमारा मेन टाइम है 95% सेल ड्यूरेशन, बेटा ये इंटरफेज में ही खर्च होती है। 95% सेल ड्यूरेशन जो है ये इंटरफेज में जाती है। मतलब इंटरफेज के अंदर, जैसे मान लो मैं एक ह्यूमन की सेल की बात करूं, एक टिपिकल ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर्स में डिवाइड करती है। तो बेटा 24 आवर्स में से एक्चुअली सेल डिवीजन एम फेज मुश्किल से 1 घंटे चलता है। बाकी का 21 to 22 आवर्स टाइम जो है वो इंटरफेज में जाता है। या फिर मैं बात करूं बेटा यीस्ट की सेल की, यीस्ट की सेल को डिवाइड करने में 90 मिनट्स लगते हैं, मतलब 1.5 आवर। तो उसमें भी 95% टाइम वो किस में देता है, इंटरफेस में देता है। ध्यान रहेगा। इसी तरीके से बेटा आप अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो उसमें सेल साइकिल की ड्यूरेशन अलग अलग होगी। कोई जरूरी नहीं है कि सब 90 मिनट्स में ही करें या सब 24 आवर्स में करें, नहीं, डिपेंड करता है सेल के मेटाबॉलिज्म पर। अब मैं ह्यूमन बॉडी की ही बात करूं तो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग की सेल्स हैं, स्टमक की लाइनिंग की सेल्स जो है वो 3 दिन में डिवाइड करती हैं। लगातार वो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, म्यूकस लेयर से कवर है, तो वो 3 दिन बाद डिवाइड करती हैं बेटा। एक नॉर्मल ह्यूमन की सेल जिसको मैं टेस्ट ट्यूब में डाल के चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा 24 आवर्स में वो डिवाइड कर रही है। मतलब सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो सेल टू सेल वेरी करता है। ध्यान रहे बच्चे। चलिए, ये 95% ऑफ ड्यूरेशन लेता है बेटा, और ये है एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन ये ओवरऑल जो सेल साइकिल है उसका ओनली 5% टाइम लेगा। 5% ड्यूरेशन, 5% ड्यूरेशन, ये एक्चुअल सेल साइकिल का ओनली 5% ड्यूरेशन लेगा। अगर मैं इनको सब फेजेस में डिवाइड करूं तो इंटरफेस को मैं 3 सब फेजेस में डिवाइड कर सकती हूं, दैट इज G1, G1 और उसके बाद आप पढ़ लीजिए बेटा S फेज, देन G2 फेज, G1, S एंड G2 फेज। बेटा अगर मैं M फेज को डिवाइड करूं तो बेटा M फेज को अपन आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। M फेज जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन है, इसको हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन साइटोकाइनेसिस, देन साइटोप्लाज्म जो है इसका डिवीजन होगा बेटा। डन। कैरियोकाइनेसिस के अंदर मेन हम क्या देखते हैं बेटा, हम 4 फेजेस पढ़ेंगे इसमें, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बेटा इसमें हम 4 फेजेस पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बेटा ये मैं कंप्लीट जो सेल साइकिल की बात कर रही हूं ना, ये इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है। एक्चुअली सेल डिवीजन 2 तरह का होता है बच्चे। एक होता है डायरेक्ट सेल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस के अंदर ये सारी इंटरफेज वगैरह कुछ नहीं होती। एक सेल है, अपना कंपोनेंट डबल करेगी एंड डिवाइड हो जाएगी। सबसे सिंपल मेथड है। ये किसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, इनमें प्रेजेंट है। और एक होता है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन लाइक माइटोसिस, मियोसिस, जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हमने नाम दिया है एम फेज। ये पर्टिकुलर जो है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में क्या देखते हैं हम, एमाइटोसिस देखते हैं, राइट। चलिए
साइटोकाइनेसिस में बच्चा दो बातें, एक तो हम पढ़ेंगे बेटा सेल फर्रो मेथड। सेल फर्रो मेथड, सेल फर्रो मेथड हम किस में देखेंगे बेटा? एनिमल सेल में पढ़ेंगे, एनिमल सेल में। और एक हम पढ़ेंगे बेटा सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड हम किस में देखेंगे? प्लांट सेल में। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, किसी बच्चे को कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब एकदम आसान समझ में आ जाएगा। सेल डिवाइड क्यों कर रही है भाई? अपने कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रेगुलेट करने के लिए। एक बच्चे ने कहा मुझसे कि मैम सेल का डिवीजन जो है वो तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड भी है। बिल्कुल सही है आपकी बात कि हमारी जीन जो है वो भी सेल डिवीजन को कंट्रोल करती है। उसको समझने के लिए हम रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल भी पढ़ेंगे बेटा। साइक्लिन प्रोटीन क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम क्या है, वो भी हमें पढ़ना है। फिलहाल आप एक बात समझिए कि हम सेल साइकिल को दो फेजेस में पढ़ने वाले हैं। इंटरफेज जिसमें हम सारी प्रिपरेशन करवाएंगे, एम फेज जिसके अंदर हम एक्चुअल सेल डिवीजन करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और नोट कर लेना, यीस्ट की सेल 90 मिनट्स में डिवाइड करती है, ह्यूमन की टिपिकल ह्यूमन सेल जो है 24 आवर्स में डिवाइड करती है। बेटा ये हमने कंप्लीट सेल साइकिल को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है। हमने क्या किया बेटा, ये जो कंप्लीट सेल साइकिल है ना, इसमें मैंने सबसे बड़ी फेज किसको रखा है? आई फेज यानी इंटरफेज। बेटा देखो यहां से शुरू करके अगर मैं कंप्लीट बात करूं यहां तक, ये कंप्लीट आई फेज है बेटा। उसके बाद बस इतनी सी ड्यूरेशन एम फेज की है, बस ये इतनी सी ड्यूरेशन एम फेज की है, जिसमें से आप कुछ पार्ट ले लेंगे, जिसमें से आप बेटा कुछ पार्ट ले लेंगे कैरियोकाइनेसिस के लिए, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और बेटा इतना सा पार्ट आप ले लेंगे साइटोकाइनेसिस के लिए। डन। चलिए तो सबसे मेजर पार्ट अपना क्या हो गया बेटा? अपना मेजर पार्ट जो है वो हो गया आई फेज। और आई फेज के अंदर मैं आपको यहां पर एक तो डिस्कस करेंगे हम G1 फेज, एक हम डिस्कस करेंगे बेटा S फेज, और एक हम डिस्कस करेंगे G2 फेज। M फेज जो है वो ओनली 5% ड्यूरेशन ही लेगा। डन। G1 फेज, S फेज, इन सबको हमने किस बेस पर क्लासिफाई किया? हमारा सबसे मेन बेस क्या है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये S फेज में होगा। G1, S और G2 इन तीनों में अलग अलग टाइप के इवेंट्स होंगे। वो इवेंट्स हमको ध्यान में रखने हैं कि कौन सी फेज में क्या क्या इवेंट्स होंगे, यही इवेंट्स मेन है। तो स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं G1 से। सबसे पहली बात, G1 जो है ये S फेज से पहले आ रही है। राइट, सबसे पहली प्रिपरेशन फेज है बेटा, S फेज से पहले आ रही है। मतलब आप इसको और क्या कह सकते हैं? आप इसके लिए टर्म काम में ले सकते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। आप इसके लिए टर्म काम में ले सकते हैं बेटा प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। राइट बेटा, ये एम फेज के बाद आ रही है। एम फेज इज माइटोटिक फेज, माइटोसिस। बेटा ये एम फेज के बाद आ रही है, दैट मींस पोस्ट माइटोटिक फेज। ये बेटा पोस्ट माइटोटिक फेज है। कई बार पेपर में हमें क्वेश्चन डायरेक्ट G1 लिख के नहीं दिया जाता, हमें दिया जाता है प्री डीएनए सिंथेसिस फेज लिख के या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज लिख के। G का मतलब क्या है बेटा? G का मतलब हमें दिया गया है गैप फेज। गैप फेज या फिर इसमें ग्रोथ भी हो रही है तो हम इसे कह सकते हैं ग्रोथ फेज फर्स्ट। ग्रोथ फेज फर्स्ट। डन। इसमें हो क्या रहा है बेटा? मेन काम क्या हो रहा है बेटा? सबसे बड़ी जो पूरी सेल साइकिल में सबसे बड़ी फेज जो है ना, दैट इज G1। जितने भी ऑर्गनलीज है ना सेल के अंदर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गनली का डुप्लीकेशन इसी फेज में होगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गनली डुप्लीकेट इन दिस फेज। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गनलीज डुप्लीकेट्स। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गनलीज डुप्लीकेट्स। बेटा मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गनली इसी में डुप्लीकेट होंगे। आरएनए का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो सब इसी में होगा। आप पूछ सकते हो मैम कौन सी प्रोटीन बनेगी इसमें? देखो बेटा एस फेज है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए ना हमको, जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए हमको। हमें बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स चाहिए जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके।
तो वो सारा आरएनए और वो सारी फंक्शनल प्रोटीन्स इसमें बनेगी। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज। बेटा वो आरएनए और प्रोटीन जो है वो सारा का सारा G1 फेज में बनेगा, राइट। अब बेटा सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जैसे कि कई बार आपने प्लांट सेल में देखा है मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, और जरूरी नहीं है कि प्रोजीनी सेल भी डिवाइड करे, वो सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। डिपेंड करता है कि ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कई बार तो सेल जो है वो इस पूरी सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, इट मींस डिवाइड नहीं करती है, एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चली जाती है। सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, ये सारी बातें वो कहां डिसाइड करेगा, G1 में डिसाइड करेगा। अगर मान लो सेल को डिवाइड नहीं करना, सेल कोई ना कोई दूसरा पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करना चाहती है, मींस डिफरेंशिएट होना चाहती है, तो डिफरेंशिएट होने के लिए उसको इस डिवाइडिंग फेज से बाहर जाना पड़ेगा। बेटा अगर कोई सेल G1 फेज से बाहर जाती है तो वो कौन सी स्टेज में जा रही है बेटा, G0 स्टेज में, जिसे हम क्वाशंट स्टेज भी कहते हैं। सेल इसके अंदर सेल साइकिल से एग्जिट हो चुकी है। अगर उसको वापस आना है सेल साइकिल में तो वो वापस किस फेज में आएगा, G1 फेज में ही आएगा। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगी। एक बार अगर सेल G1 से S में एंटर कर गई है, इट मींस सेल डिवाइड जरूर करेगी। एक बार अगर G1 S चेक पॉइंट क्रॉस हो गया, इट मींस सेल डिवाइड डेफिनेटली करेगी। डन बेटा। चलिए हम G0 को थोड़ा सा डिटेल में और भी लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं S फेज। S फेज का मतलब क्या है, देखिए S फेज का मतलब है कि डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा। डीएनए कंटेंट जो है डबल हो जाएगा। आप पूछ सकते हो मैम नॉर्मल सेल में डीएनए कंटेंट क्या होता है, बेटा नॉर्मल सेल में डीएनए कंटेंट होता है 2C, और डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, इट मींस वो 2C से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, 4C। डन। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2C एंड 4C, ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, सबसे पहले एक नॉर्मल सी हम सेल लेते हैं। एक सेल ली, एक और सेल ले लीजिए। जैसे मान लो ये 2 सेल है। डन। सबसे पहले मैं बात करूं, इस सेल के अंदर एक क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है और मेरे पास फर्स्ट क्रोमोसोम का एक सिंगल पार्ट ही हो, इट मींस मैं क्या हूं, मैं हूं हैप्लॉइड। लेकिन बेटा हमारी बॉडी इस तरीके से हैप्लॉइड नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज प्रेजेंट है। सपोज फर्स्ट क्रोमोसोम है, इस पर जो जीन प्रेजेंट है ऐसा का ऐसा एक क्रोमोसोम और होगा। हमारी बॉडी के अंदर यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ह्यूमन, हम डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड कहने का रीजन क्या है, हमारे पास हर क्रोमोसोम के 2-2 सेट प्रेजेंट है। मतलब ये फर्स्ट क्रोमोसोम पर जो भी मटेरियल है, जो भी जीन है, उसका एक एक एलिल एक और क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जिसमें से एक क्रोमोसोम हमें फादर से मिला है, एक क्रोमोसोम हमको मदर से मिला है, राइट। अब अगर मैं डीएनए कंटेंट की बात करूं, बेटा डीएनए कंटेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं C से। इसके अंदर बेटा डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल है। बेटा इसको मैं क्या नाम दूंगी, C कंडीशन। इसके अंदर क्या होगा, डीएनए का जैसे ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में एक मॉलिक्यूल, ऐसा का ऐसा एक क्रोमोसोम और है बेटा हमारी सेल में, इट मींस जनरली हमारे पास में डीएनए कंटेंट क्या है, 2C। S फेज के अंदर क्या होगा मैम, देखो बेटा अभी ये हमारी जनरल कंडीशन है, ये नॉर्मल है, दैट इज G1, ये हमारी G1 कंडीशन थी। S फेज के अंदर क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो। माना ये एक सेल है, एक सेल, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये देखिए ये क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के अंदर एक एक डीएनए का मॉलिक्यूल और बन गया है। ये एक क्रोमोसोम
मोनाड से किस में कन्वर्ट हो गया है? डायाड में। ये हो गया बेटा, और ये देखिए यहां पर हमारे पास में ये एक क्रोमोसोम और आ चुका है। इट मींस अब हमारे पास में कंडीशन क्या हो गई है? सेल तो अभी भी 2n ही है, सेल तो अभी भी डिप्लॉइड ही है, क्योंकि एक जैसे क्रोमोसोम 2 हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर ये एस फेज की कंडीशन हम बात कर रहे हैं। यहां पे डीएनए कंटेंट क्या हो चुका है? यहां पे डीएनए कंटेंट हो चुका है बेटा 4C। 4 रॉड लाइक स्ट्रक्चर, 4 डीएनए मॉलिक्यूल आ गए हैं एक जैसे। ध्यान रहे बच्चा? चलिए, तो हमने बोला एस फेज के अंदर डीएनए अमाउंट डबल हो गया है, 2C से क्या हो गया है? 4C हो गया है। नेक्स्ट बेटा, इतना बड़ा डीएनए बना है, इस डीएनए को पैक करना भी जरूरी है। डीएनए को पैक करने के लिए कौन सी प्रोटीन काम में आती है? हिस्टोन प्रोटीन। तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर एस फेज में होगा। और एस फेज में क्या बनेगा बच्चे? ये दोनों चीजें कहां बनी है? ये दोनों चीजें बनी है न्यूक्लियस में। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, अगर बच्चा मैं एनिमल सेल की बात करूं, तो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गनली प्रेजेंट है, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ये सेंट्रोसोम जो है इसका डुप्लीकेशन किस में होगा? एस फेज में होगा। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन किस में होगा? एस फेज में होगा। यानी एस फेज में क्या क्या बातें हो रही हैं? डीएनए कंटेंट डबल, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन एंड सेंट्रोसोम जो है यानी कि 2 सेंट्रियोल 4 सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म में 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर अरेंज थे, अब वो 4 सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। डन बेटा। इसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज को और क्या बोल सकते हैं? सुनिए ध्यान से भाई, हम G2 फेज को बोल सकते हैं बेटा, उसको आपने प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोला था, इसको आप बोल सकते हैं बेटा पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बेटा M फेज से पहले आ रहा है, दैट मींस प्री माइटोटिक फेज। इसको हम बोल सकते हैं बेटा प्री माइटोटिक फेज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ग्रोथ फेज सेकेंड, गैप फेज सेकेंड। डन। इसमें क्या खास बात होगी बेटा? देखो आपने नोटिस किया होगा, इसमें भी प्रोटीन बनी थी, इसमें भी प्रोटीन बनी है, इसमें भी प्रोटीन बनेगी। उस प्रोटीन का नाम क्या होगा बेटा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन बन रही है बेटा दैट इज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बेटा अपन ने सेल चैप्टर में पढ़ा था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है बेटा ये स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर वही स्ट्रक्चर है जो सेंट्रियोल से निकलते हैं और क्रोमोसोम को अरेंज करने में हेल्प करते हैं। आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने वाली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन G2 फेज में होता है, राइट। नेक्स्ट बेटा G2 फेज में और क्या काम हो जाएगा? मशीनरी लगातार चल रही है, आरएनए लगातार बन रहा है, लगातार जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन्स की वो लगातार बन रही हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑर्गनली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बेटा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इनका जो डुप्लीकेशन है वो इस फेज में होगा। इनके अलावा जो डुप्लीकेशन हुआ था वो G1 में हुआ था। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन S फेज में था और इन तीनों ऑर्गनली का डुप्लीकेशन G2 फेज में। डन बेटा। G2 फेज क्रॉस करके फिर सेल कहां पे जाएगी? M फेज में जाएगी और M फेज क्रॉस करने के बाद 2 प्रोजीनी सेल्स जो हैं वो बन जाएंगी। वो प्रोजीनी सेल फिर से वही साइकिल को रिपीट करेगी, दैट मींस G1, S एंड G2। अब एक बीच में छोटा सा पॉइंट आया था कि मैडम आपने बोला था अगर सेल को डिवाइड नहीं करना तो वो G1 से ही क्या हो जाए? बाहर हो जाए। यस, उस पॉइंट को हमने नाम दिया था G0। थोड़ा सा G0 पे बात करते हैं बेटा। G0 को हमने और क्या नाम दिया है बेटा? G0 को हमने नाम दिया है क्वाशंट फेज। बेटा ये क्वाशंट फेज क्या है? अगर बेटा सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो एक तरह की मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज में चली जाती है, जिसमें सेल कोई ना कोई पर्टिकुलर काम कर रही है। जैसे मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट में सेल डिफरेंशिएट हुई
तो सेल ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया, सेल ने अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट बना लिया, वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, वो डिवाइड नहीं कर रही है, मींस सेल डिफरेंशिएट हो चुकी है। उसी तरीके से हम एक बात करें कि मान लो सेल ने कोई वाटर कंडक्शन का काम शुरू कर लिया, फूड स्टोरेज का काम शुरू कर लिया, सेल पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो गई, तो इट मींस वो मेरिस्टेमेटिक सेल से जब पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा ये सब बनाती हैं, वो डिफरेंशिएट हो रही हैं, वो G1 फेज से निकल के कहां जा रही हैं, G0 फेज में जा रही है। बेटा ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपने ह्यूमन में भी देखा है, जैसे बेटा हमारी नर्व सेल है, वो एक बार एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बन गई, अब हमारी नर्व सेल डिवाइड नहीं कर रही है, इट मींस हमारी नर्व सेल कब डिवाइड कर रहेगी बेटा, इट मींस हमारी नर्व सेल जो है अगर वो किसी भी कारण की वजह से मतलब वापस से क्या जीवन में आ सकती है, नहीं, नर्व सेल जो है वो डैमेज होने के बाद जस्ट अपना रिपेयरिंग करती है, डिवाइड नहीं करती है। ध्यान रहेगा, हमारी जो हार्ट की सेल है वो भी बहुत ओकेशनली डिवाइड करती है, ओकेशनली डिवाइड करने का मतलब वो G0 से कहां आ जाती है, G1 में आ जाती है, राइट। तो आप इसमें लिखना बेटा सम सेल्स दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ऐसा नहीं उन सेल की डेथ हो गई है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सम सेल्स दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव but do not divide, do not proliferate, do not proliferate, are present in special type of phase, that is G0 phase। ध्यान रहेगा बच्चा, इस कंडीशन में अगर सेल को फिर से आना है तो वो जीवन में ही आएगी, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। डन, ये टेम्पररी सस्पेंडेड कंडीशन है। नेक्स्ट बेटा हम बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर मान लो किसी सेल के अंदर G1 स्टेज में डीएनए का अमाउंट जो है वो 2C है, इनिशियल अमाउंट 2C है, इनिशियल अमाउंट का मतलब G1 स्टेज का जो अमाउंट है, तो आपको बताना है S फेज के बाद डीएनए का अमाउंट कितना होगा। वेरी सिंपल, आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, G1 में अगर कोई अमाउंट 2C है तो S फेज में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, 4C, G2 में क्या हो जाएगा बेटा, 4C, आफ्टर M फेज क्या हो जाएगा, अगेन 2C, आफ्टर M फेज क्या हो जाएगा, अगेन 2C। आपसे क्या पूछा, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है 2C का अमाउंट, 2C का अमाउंट कितना है, 8C, और आपसे पूछा क्या है, 4C, यानी जस्ट डबल, तो 8C का डबल क्या हो जाएगा, 16C, यानी कि S फेज में डीएनए कंटेंट डबल होके 16 डीएनए कंटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ये आपके सामने एक पूरा सेल साइकिल का डायग्राम है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज G1 फेज, दैट इज प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए फॉर्मेशन के लिए, रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी इस फेज में होगी। देन सबसे मेन पॉइंट होगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर हो जाएगा माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन, माइटोसिस की फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। ये कंप्लीट एक सेल साइकिल का ओवरव्यू है जिसको आप ध्यान रखोगे। सबसे बड़ी 95% ड्यूरेशन वाली दो फेज हैं, दैट इज इंटरफेज है, एंड ओवरऑल में से 5 to 10% क्या रहेगा, एम फेज रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। देखो बेटा 3 साइंटिस्ट हुए थे, नर्स, हंट और हर्टवेल। इन्होंने 2001 के अंदर एक चीज बताई थी कि सेल का जो रेगुलेशन है, सेल साइकिल जो हो रही है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। और इसे कंट्रोल कर कौन रहा है, इसे कंट्रोल कर रहा है बेटा एक तो साइक्लिन प्रोटीन और एक बेटा सीडीके एंजाइम। ये सीडीके एंजाइम क्या चीज है बेटा, सीडीके एंजाइम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, जो कि इस साइक्लिन प्रोटीन को एक्टिवेट रखने का काम करता है, राइट। दैट इज साइक्लिन
डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, जो कि साइक्लिन प्रोटीन को एक्टिवेट करने का काम करता है, राइट। और बेटा यहां पे कुछ जीन भी काम आती है, जस्ट लाइक CDC1, सेल डिवीजन कंट्रोलर जीन 1, सेल डिवीजन कंट्रोलर जीन 2। बेटा यहां पे कुछ स्पेशल टाइप के चेक पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे, चेक पॉइंट्स, जहां पे कुछ आप खास तैयारी करके रखोगे ताकि अगली जो स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो बहुत अच्छे से हो। जैसे फर्स्ट चेक पॉइंट जो है ना, दैट इज G1 to S, और बेटा जो सेकंड चेक पॉइंट है दैट इज G2 to M। देखिए बेटा ये G1S जो है दैट इज मेजर चेक पॉइंट। अगर किसी भी सेल साइकिल को अगर हमें सही से पढ़ना है, हमें ये देखना है कि सेल डिवाइड कर रही है कि नहीं, तो एटलीस्ट सेल को क्या करना पड़ेगा, G1S चेक पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। अभी ये सारी बातें आपको ऊपर नीचे लग रही है, आपको लग रहा है कि मैम ये क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल, अभी समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, बेटा एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, ये एक छोटा सा हमने चेक पॉइंट को शो किया है। कोई एक सेल है जो डिवाइड करना चाह रही है, वो G1 से कहां जा रही है बेटा, S फेज में जा रही है। तो जब वो G1 से S फेज में जाएगी तो यहां पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। S फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का फॉर्मेशन। तो क्या डीएनए डैमेज तो नहीं है, वो इजीली रेप्लिकेट कर पाएगा? क्या सेल में प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? इन सबको ध्यान रखने के लिए क्या होगा, ये एक एंजाइम है बेटा, दिस इज CDK एंजाइम। ये एंजाइम एक प्रोटीन के साथ में ऐड हो जाएगा। इस प्रोटीन का नाम है बेटा G1 साइक्लिन प्रोटीन। ये साइक्लिन प्रोटीन काइनेज एंजाइम के साथ में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम दे सकते हैं G1S चेक पॉइंट। इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम दे सकते हैं G1S चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट करेगा क्या, ये चेक पॉइंट इन सभी पॉइंट्स पे काम करेगा। अगर डीएनए डैमेज है तो उसको रिपेयर करवाना, सेल के साइज को कंट्रोल करना, न्यूट्रिएंट के अमाउंट अवेलेबल है या नहीं, ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, ये पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट पर ध्यान दिया जाएगा। अगर ये सब चीजें ओके हैं तो फिर सेल आगे जाएगी S फेज में। S फेज में वो अपना डीएनए डबल करेगी। इट मींस इस कॉम्प्लेक्स का काम, जो इस कॉम्प्लेक्स ने सोचा था, वो काम पूरा हो गया। काम पूरा होने के बाद क्या होगा बेटा, ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसे हम कह रहे हैं G1 साइक्लिन प्रोटीन, ये G1 साइक्लिन प्रोटीन क्या हो जाएगी बेटा, डीजेनरेट हो जाएगी। G1 साइक्लिन प्रोटीन डीजेनरेट हो जाएगी। अब ये जो एंजाइम है CDK एंजाइम, ये CDK एंजाइम बेटा, एंजाइम का तो काम क्या होता है, काइनेज एंजाइम का काम क्या है, काम हो गया, चलो अगली रिएक्शन पर चलो। अब ये क्या करेगा बेटा, काइनेज एंजाइम, ये काइनेज एंजाइम G2M चेक पॉइंट पर काम करेगा। ये G2M चेक पॉइंट पर क्या करेगा, ये जो काइनेज एंजाइम है CDK एंजाइम, ये एक और साइक्लिन प्रोटीन से ऐड हो जाएगा, दैट इज M साइक्लिन, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है G2M चेक पॉइंट को। G2M चेक पॉइंट का काम क्या है, देखो पूरी सेल साइकिल में दो ही चीजें मेन होती है। सबसे पहला S फेज में डीएनए का डबल होना, सेकंड वन इज एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिड का सेपरेशन, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। तो यानी ये G2M चेक पॉइंट जो है ना, ये एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को कंट्रोल करेगा। ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है APC, ये इस बात का ध्यान रखेगा बेटा कि क्या क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हुए हैं, और अगर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं तो क्या वो क्रोमेटिड्स जो है, वो क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये आगे आप माइटोसिस में समझोगे बच्चा। माइटोसिस के अंदर हमें क्लियरली समझ में आएगा कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं, वो किस तरीके से सेपरेट होंगे और कैसे उनसे फिर से डीकंडेंसिएशन होगा।
ये सारी बातें ये कंट्रोल करेगा। डन। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है, हम उसको सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है, नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस, जो कि प्रॉपर माइटोसिस के लिए जरूरी है। प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं ना, उनको सेपरेट करवाएगा। मान लो किसी भी कारण की वजह से ये एपीसी डिफेक्टिव हो गया, तो कौन सी प्रोसेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा? तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स करता क्या था? ये कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को सेपरेट करवाता था। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो गया तो क्या चीज नहीं होगी? तो बेटा यहां पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहां पे, वो तो मियोसिस में होता है। सेकेंड आपको दिया क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस। बेटा कंडेंस तो ऑलरेडी है एनाफेज आते आते, अब हमें कंडेंस थोड़ी ना करना है, हमें तो डीकंडेंस करना है। क्रोमोसोम के टुकड़े हो जाएंगे? नहीं, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे। आंसर इज फोर्थ। तो बेटा आज की अपन ने पूरे इस लेक्चर के अंदर G1, S, G2 इन सारी फेजेस के बारे में पढ़ा है, यानी हम किसको कंप्लीट कर चुके हैं? इंटरफेज को कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरफेज ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना आपका सेल साइकिल वाला, जिसमें आपने साइक्लिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे कुछ टर्म्स आई है, एनाफेज, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ये चीजें अभी हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो रही हो। बेटा इससे आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना, दैट इज फॉर माइटोसिस। माइटोसिस में हम क्लियरली डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट इज प्रोफेज, व्हाट इज मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उस एनाफेज में आपको क्लियर होगा कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं और वो क्रोमेटिड किस तरीके से सेपरेट होते हैं और किस तरीके से उसके सेपरेशन में चेक पॉइंट काम आता है। ओके तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।